कुछ भी पूछना तो बेकार है, तो एक्चुअल में मैं खुद ही बता देता हूँ कि जीन म्यूटेशन का मतलब होता है दैट इज अ म्यूटेशन इन अ जीन और दैट इज अ सिस्ट्रॉन, यानी जीन के अंदर म्यूटेशन या सिस्ट्रॉन के अंदर म्यूटेशन, क्योंकि सिस्ट्रॉन का मतलब होता है दैट इज अ लोकेशन ऑफ जीन ऑन डीएनए। डीएनए के ऊपर जो जीन की लोकेशन है उसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्ट्रॉन। तो इसका मतलब दैट इज अ म्यूटेशन इन जीन और सिस्ट्रॉन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। ठीक है, जीन म्यूटेशन बेसिकली दो तरीके की होता है। पहला होता है दैट इज एन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का मतलब मैंने कहा कि दैट इज अ म्यूटेशन which takes place by itself in any organism due to some internal factors। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि म्यूटेशन जो कि अपने आप से हो रहा है, समझ रहे हैं, यानी वो म्यूटेशन जो अपने आप से हो रहा है दैट म्यूटेशन इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जो है वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से ये म्यूटेशन कॉज हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको कह देते हैं हम दैट इज कॉल्ड एज अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है। ये खास बात है यहाँ कि दैट इज एन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन takes place naturally। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन टेक्स प्लेस नेचुरली, इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो है वो नेचुरली होने वाला म्यूटेशन है, अपने आप से होने वाला म्यूटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दैट इज एन इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज एन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का दूसरा नाम है दैट इज एन आर्टिफिशियल म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन का दूसरा नाम है दैट इज एन आर्टिफिशियल म्यूटेशन। तो मैंने कहा कि द म्यूटेशन which is caused by some external factors। The mutation which is caused by some external factors and it is man-made mutation। Man-made कह रहे या it is the mutation caused intentionally by humans। तो सीधी सी बात ये है, देखो भाई एक बात बता दो यार, बोलोगे तो बताओ हाँ या ना, वरना मैं आखिरी बार और पूछ रहा हूँ, उसके बाद नहीं पूछूंगा, बिल्कुल भी नहीं पूछूंगा तुमसे कि बोलो या मत बोलो, मतलब जो छाप रहा हूँ छापे चला जाओ। तुम लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये बताइए कि यहाँ पर कितने तरीके के म्यूटेशन दिखाए हैं? दो। कौन कौन से? दो तरीके। कौन कौन से म्यूटेशन दिखाई दे रहे हैं? तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है
स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कौन सा म्यूटेशन है? जो अपने आप होता है। नेचुरली होता है। जो नेचुरली अकरिंग म्यूटेशन है, जो नेचुरली कॉज म्यूटेशन है, जो नेचर के जरिए हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कौन सा है? आर्टिफिशियल। दैट इज एन आर्टिफिशियल म्यूटेशन। ठीक है। और अगर देखा जाए तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होगा, अंदरूनी कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन कॉज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन जो इंड्यूस म्यूटेशन है वो कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की वजह से हो रहा है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? एक्सटर्नल एजेंट किसको कह रहे हैं हम? यानी जो बाहर से जो एजेंट्स हैं जिनमें इतनी ताकत है कि जो म्यूटेशन कॉज करा सकते हैं ऑर्गेनिज्म में, तो दैट इज कॉल्ड एज एन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? यस सर। एक अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली बार इंड्यूस्ड म्यूटेशन किसने कराया, तो इसका जवाब क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि फर्स्टली कॉज्ड induced mutation by Muir। पहली बार म्यूटेशन किसने करा था? किसने कराया था पहली बार म्यूटेशन? मिलर। क्या है? मेंडल? ये भाई म्यूलर लिखा हुआ है, MU है यार, ये म्यूलर। दैट इज अ म्यूलर है। और इन्होंने किस पर काम किया था? तो मैंने यहाँ लिखा है कि he worked on ड्रोसोफिला। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है फ्रूट फ्लाई। तो ये बताइए कि कर रही है। हाँ जी बताएं। सर आपकी आवाज लैग कर रही है, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा भाई देखें मेरा, एक मिनट चेक कर लेता। हाँ अब बताइए, अब आ रही है आवाज? यस सर अब ओके। हाँ तो बात ये हो रही थी, मैंने कहा कि अगर मैं ये पूछूं कि इंड्यूस म्यूटेशन को पहली बार किसने कराया था, तो क्या जवाब है इसका? पहली बार म्यूटेशन किसने कॉज कराया था इंड्यूस म्यूटेशन? दैट इज म्यूलर ने। म्यूलर ने किसके ऊपर काम किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला का दूसरा नाम? फ्रूट फ्लाई। दैट इज अ फ्रूट फ्लाई। देखिए हुआ क्या कि देखिए पहले लोगों का ये मानना था कि जो म्यूटेशन है वो हमेशा नेचुरली होगा, वो कभी आर्टिफिशियली म्यूटेशन नहीं हो सकता। ये बात लोगों का मानना था पहले, क्योंकि म्यूटेशन का जो कंसेप्ट दिया है वो दिया था बेसिकली ह्यूगो डी वेराइज ने। दैट इज ह्यूगो डी वेराइज भी कहते हैं कुछ लोग, दैट इज ह्यूगो डी वेराइज। तो मैंने कहा कि ह्यूगो डी वेराइज ने पहली बार म्यूटेशन का कंसेप्ट दिया था, लेकिन जब इसने कंसेप्ट दिया था म्यूटेशन का तो इसने एक बात इसमें जोड़ी थी और कहा था कि म्यूटेशन हमेशा नेचुरली अकरिंग होगा, ये कभी भी आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। ये बात किसने कहा था? ह्यूगो डी वेराइज ने। ह्यूगो डी वेराइज ने। लेकिन अब एक शख्स आया जिस शख्स का नाम था स्टैडलर। क्या नाम था? स्टैडलर। क्या? स्टैडलर। दैट इज एन स्टैडलर। स्टैडलर ने यह सोचा कि क्यों ना मैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन कॉज करा के देखूं और क्या मैं वो तरीके अपनाऊं जिसके बिना पर मैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन कॉज करा पाऊं। ये किसने सोचा? स्टैडलर ने। स्टैडलर ने। स्टैडलर ने यानी इन्होंने जो काम किया वो किस पर काम किया था? मेज। दैट इज अ मेज प्लांट पर। जानते हैं मेज किसको कहते हैं? यस सर। अच्छा जानते हैं। स्टैडलर ने पहली बार इस बात को सोचा कि आखिर कैसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन कॉज कराया जाए और इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया? मेज। मेज पर। एक बार जब ये लैब से अपने वापस अपने घर जा रहे थे, उस दौरान रास्ते में इनकी मुलाकात हुई थी म्यूलर से। किससे मुलाकात हुई थी? किससे इनकी बातचीत हुई? दैट इज म्यूलर से। म्यूलर ने इनसे पूछा कि और भी क्या चल रहा है आजकल। ठीक है, जैसे नॉर्मली हालचाल लोग पूछते हैं, उसी तरीके से म्यूलर
ने स्टैडलर से पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि मैं कोशिश में हूं इस चीज की कि कैसे भी और किसी भी तरीके से मैं आर्टिफिशियल म्यूटेशन कॉज करा पाऊं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अच्छा भाई ये तो बात ह्यूगो डी वेराइज ने तो मना किया था, उसने कहा था कि ह्यूगो डी के आर्टिफिशियल म्यूटेशन कभी हो ही नहीं सकता। ये बात किसने कहा था? ह्यूगो डी वेराइज ने। ह्यूगो डी वेराइज ने, उसने क्या कहा था कि आर्टिफिशियल म्यूटेशन कभी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो स्टैडलर ने कहा कि ह्यूगो डी वेराइज से पहले तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि म्यूटेशन किसको कहते हैं, वो ये भी नहीं जानते थे। लेकिन ह्यूगो डी वेराइज ने अपनी बात को रखा, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने इस बात को माना भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि मैं करके देखना चाहता हूं कि कैसे नहीं हो सकता, और इन्होंने कुछ चीजें और भी उसके ऊपर बताई म्यूलर को। ठीक है, म्यूलर जो थे वो काफी चालाक खोपड़ी के थे। चालाक खोपड़ी समझते हैं? हाँ जी, यस सर, Yes, चालाक। sir. क्यों भाई प्रिंसी, किसको कहते हैं चालाक? सर जो चालाक हो। हाँ बिल्कुल, अपना सही, बिल्कुल सही बता रही है। तो मैंने कहा कि म्यूलर जो थे वो काफी चालाक थे और स्टैडलर जो थे वो सीधे साधे थे। स्टैडलर ने अपनी सारी बात म्यूलर को बता दी कि कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। म्यूलर वापस अपने लैब में गए और इन्होंने कौन सी मक्खी को यूज किया एज एन एक्सपेरिमेंट? दैट इज एन फ्रूट फ्लाई को। और फ्रूट फ्लाई का जो रिजल्ट आ जाता है वो बमुश्किल 2 महीने में आ जाता है। कितनी देर में आ जाता है इसका रिजल्ट? मुश्किल से 1 मंथ में आ जाएगा, 1 से नहीं तो 1.5 मंथ में आ जाएगा, बस इतनी जल्दी में इसका रिजल्ट आ जाता है। किसका? फ्रूट फ्लाई का। जबकि मेस का जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन रिजल्ट आने में 6 मंथ लगते हैं। समझ रहे हैं? स्टैडलर ने अभी अपने काम को स्टार्ट ही किया था और कुछ काम तक आगे बढ़ाया था। उससे पहले म्यूलर ने ये सारा काम कर दिया और जो रिजल्ट था वो विद इन 1.5 मंथ में, 2 महीने में आ गया। और जब रिजल्ट 2 महीने में आ गया तो स्टैडलर से पहले ही म्यूलर ने दुनिया के सामने इस बात को जाहिर कर दिया कि म्यूटेशन आर्टिफिशियली भी कॉज किया जा सकता है। बात समझे? और जो क्रेडिट गया आर्टिफिशियल म्यूटेशन का वो किसको गया? फिर म्यूलर को। दैट इज अ म्यूलर को गया। ये बात को समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने कराया तो जवाब क्या है? म्यूलर। दैट इज अ म्यूलर ने। चलिए यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आगे बढ़े? यस सर। ओके, Yes, sir. मैं दैट इज अ म्यूटाजन पर। व्हाट इज म्यूटाजन, जल्दी से बताइए। The agents which causes mutation. नहीं, दैट इज अ म्यूटन। यहाँ पूछा है मैंने म्यूटाजन क्या है। हाँ जी, तो मैंने कहा यहाँ पर कि एनी फैक्टर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, दैट इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल which causes या which cause mutation। क्या मतलब हुआ इस बात का, जल्दी बताइए। म्यूटाजन किसको कहेंगे? सर वो फैक्टर्स जो म्यूटेशन कॉज कराए। कॉज करा दे, उस फैक्टर को आप क्या कहेंगे? म्यूटाजन। दैट इज अ म्यूटाजन। तो सबसे पहले आइए लिखिए इसमें, इट इज ऑफ 2 टाइप। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, एक है फिजिकल म्यूटाजन और दूसरा है केमिकल म्यूटाजन। ठीक है, फिजिकल म्यूटेशन में मैंने लिखा है कि फिजिकल म्यूटेशन में कौन कौन आ जाएगा। तो इट इंक्लूड्स टेम्परेचर एंड
हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन। तो फिजिकल म्यूटेशन किसको कहेंगे हम, जिसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी? टेम्परेचर एंड हाई एनर्जी रेडिएशन। जी, तो पहली बात जो हेडिंग आ जाएगी इसमें फिजिकल म्यूटेशन में, दैट इज ए लिख के मैंने कहा है, दैट इज द टेम्परेचर। तो आइए, टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर एक तरीके का म्यूटेशन है या नहीं है? यस सर। म्यूटेशन किसको कह रहे थे? सर वो फैक्टर म्यूटेशन करवाएं। तो मैंने कहा कि इंक्रीज टेम्परेचर ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट between both the ends of present between both the ends, both the strands of DNA, which disturbed the replication and ट्रांसलेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ जी, क्या मतलब है? सर जो डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा, और उसकी वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब हो जाएगा, और जब डिस्टर्ब हो जाएगा तो म्यूटेशन कॉज हो जाएगा। म्यूटेशन का मतलब डीएनए में चेंजेस आ जाएगा, और डीएनए में चेंजेस आ गया तो इसका मतलब दिस इज अ म्यूटेशन। बात समझे? मैंने यहाँ पे लिखा है कि इन चावल, दैट इज इन चावल, चावल समझते हैं ना? इन राइस लो टेम्परेचर कॉज म्यूटेशन। तो चावल के अंदर हाई टेम्परेचर म्यूटेशन कॉज कर रहा है या लो टेम्परेचर म्यूटेशन कॉज कर रहा है? लो टेम्परेचर। लो। दैट इज अ लो टेम्परेचर काम कर रहा है। जल्दी से आइए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इसमें कौन सा आएगा? एक तो ए आ गया टेम्परेचर, दूसरा क्या आएगा? दैट इज अ हाई एनर्जी रेडिएशन। हाई एनर्जी रेडिएशन। हो गया? सर लो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा? सर वो तो बस इनएक्टिव कर सकते। क्या हुआ? लो टेम्परेचर जो है वो रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन को इफेक्ट करेगा राइस में, लो टेम्परेचर, और वो लो का मतलब एक्सट्रीमली लो होगा। तो हाई एनर्जी रेडिएशन, तो मैंने कहा कि दैट इज अ radiation like न्यूट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हो गया, कॉस्मिक रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है, और उसके अलावा यूवी रेज हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये आपने कभी मोबाइल के टावर देखे हैं? क्यों? अगर मोबाइल के टावर देखें तो उस मोबाइल के टावर के बाहर या आसपास में या ऊपर ही लिखा होता है दैट इज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। देख लीजिएगा। तो रेडिएशन लाइक न्यूट्रॉन, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, ठीक है, ईटीसी कॉज म्यूटेशन। और जो चीज म्यूटेशन कॉज करती थी आप उसको क्या कहते थे? आप उसको क्या कहते थे जो चीज म्यूटेशन कॉज करती थी? हैं? म्यूटेशन। दैट इज अ म्यूटेशन। तो आप देख लीजिए कि न्यूट्रॉन की रेज जो है ये भी म्यूटेशन है, कॉस्मिक रेज है म्यूटेशन है, एक्स रेज है म्यूटेशन है, गामा रेज है म्यूटेशन है, यूवी रेज है म्यूटेशन है, और इसके अलावा कुछ और भी रेडिएशन है जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं।
ये सारे के सारे रेडिएशन जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ, क्या कहलाएगा ये? हाई एनर्जी रेडिएशंस। हाई एनर्जी रेडिएशन। और हाई एनर्जी रेडिएशन आर द, क्या है ये? म्यूटेशन। दैट इज अ म्यूटाजन। हाँ या ना? यस सर। अच्छा एक बात बताइए कि आर्टिफिशियल म्यूटेशन किसने किया था? म्यूलर ने। और म्यूलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल यूज किया था? ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। म्यूटेशन में उसने इंड्यूस म्यूटेशन के अंदर म्यूटाजन क्या यूज किया था म्यूलर ने? तो यहां मैंने लिखा है कि म्यूलर यूज एक्स-रे एज अ म्यूटाजन। यानी म्यूलर ने म्यूटाजन कौन सा यूज किया था? एक्स-रेज। एक्स-रेज को यूज किया था। क्या ये बातें समझ में आई या नहीं आई? बताइए। यस सर। ओके, रब कर दूं इसको या नहीं? अब कौन सा म्यूटेशन आएगा? कौन से म्यूटाजन आएंगे? केमिकल। दैट इज अ केमिकल म्यूटेजन। तो आइए एडिंग दैट इज अ केमिकल म्यूटाजन पर। तो दैट इज अ केमिकल म्यूटाजन। ठीक है, तो केमिकल म्यूटाजन की बात करें तो मैंने कहा कि these are special chemicals, ठीक है, used as dyes or pharmaceuticals. Also cause, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो क्या लिखा है कि these are the special chemical used as dye of pharmaceutical also cause mutation. समझ गए? तो ये जो स्पेशल केमिकल्स हैं, आप क्या नाम देते हैं? क्या कहते हैं इसको आप? केमिकल म्यूटेजन। दैट इज अ केमिकल म्यूटाजन। इसमें सबसे पहला आइए, दैट इज अ नाइट्रस एसिड। ठीक है, पहला म्यूटाजन कौन सा है? नाइट्रस एसिड। दैट इज अ नाइट्रस एसिड। दूसरा है अल्काइलेटिंग एजेंट। दूसरा क्या है? अल्कलाइटिंग एजेंट। अल्कलाइटिंग पता नहीं क्या बोल रही है। बस हो गया। नेक्स्ट है दैट इज अ बेस एनालॉग। एल्काइलेटिंग एजेंट। यस, बेस एनालॉग। और फोर्थ है, यानी नाइट्रस एसिड हो गया, अल्कलाइटिंग एजेंट हो गया, ठीक है, और बेस एनालॉग हो गया, और सैक्रिडीन्स। हो गया? यस सर। यस सर। तो इसके आगे मैंने लिखा है कि कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का क्या नाम बताया था पिछली बार? सर गिबरिश म्यूटेशन। दैट इज अ गिबरिश या जिब्रिश म्यूटेशन। यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं? सर। यस सर। ठीक है। तो मैंने कहा कि इट कॉज चेंज ऑफ साइटोसिन इनटू यूरासिल। तो इसका मतलब नाइट्रस एसिड किसको चेंज कर देगा? साइटोसिन को यूरासिल में। साइटोसिन को यूरासिल में। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. और ग्वानिन को चेंज कर देगा, यहाँ पे मैंने जी लिखा है, इसका क्या मतलब है जी का? Guanine. तो दैट इज ग्वानिन चेंज इनटू xanthine और एडनिन चेंज इनटू हाइपोजेंथिन। समझ गए? Yes, sir. क्या समझ गए? सर ये साइटोसिन को यूरासिल में कर देगा, ग्वानिन को ज़ैंथिन में और एडेनिन को हाइपोजेंथिन में। xanthine में चेंज कर देगा, जिसकी वजह से जब साइटोसिन की जगह पे यूरासिल आ गया तो ऑब्वियस बात है म्यूटेशन होगा या नहीं होगा? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए, इसके एग्जाम्पल लिखिए अल्काइलेटिंग एजेंट में। दैट इज एक है नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है, एक एग्जांपल नाइट्रोजन मस्टर्ड, दूसरा एक और लिख लीजिए डाईमिथाइल सल्फेट, डाईइथाइल सल्फेट, दैट इज डाईइथाइल सल्फेट, इसको शॉर्ट में DES भी कहते हैं। सर एडेनिन और ग्वानिन xanthine और हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होंगे, लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है। क्या चीज? ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे केमिकल है, समझ रहे हैं? और ग्वानिन जो है वो किस में चेंज हो गया है? xanthine में। ये न्यूक्लियोटाइड, ये नाइट्रोजनस बेस नहीं है, xanthine और हाइपोजेंथिन। जब ऑब्वियस बात है मतलब डीएनए का तो कोई डिस्टर्ब हो स्ट्रक्चर ही गया। नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? तो फिर डीएनए का स्ट्रक्चर ही डिफॉर्म हो जाएगा। डिफॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर गड़बड़ा जाएगा कि ग्वानिन की जगह xanthine आ गया, बाकी न्यूक्लियोटाइड वही रहेगा, समझ रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड वही है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो ग्वानिन था, ग्वानिन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस आया है, कुछ चेंजेस आया है, जिसकी वजह से वो xanthine में तब्दील हो गया ग्वानिन। और इसकी वजह से ग्वानिन का जो नॉर्मल बेस पेयरिंग होता था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग जो होता था, वो डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर, समझे? यस सर। चलिए बेस एनालॉग पर आ जाइए। तो मैंने कहा यहां पर कि थायमीन is replaced by 5 ब्रोमोयूरासिल। 5 ब्रोमोयूरासिल किसका नाम था बताइए? is replaced by 5 ब्रोमोयूरासिल और 5 फ्लोरोयूरासिल, इनमें चेंज हो जाएगा। सर 5 मिथाइल तो पढ़ा था, ब्रोमो और फ्लोरो नहीं पता। अच्छा, 5 मिथाइल यूरासिल पढ़ा था ना आपने? यस सर। 5 मिथाइल यूरासिल किसका नाम था? सर थायमीन का ही था। थायमीन का, लेकिन मिथाइल की जगह इस बार क्या लगा हुआ है? दैट इज अ ब्रोमो, BR ब्रोमीन, और थायमीन की जगह मिथाइल की जगह पर यहाँ पर फ्लोरो लगा हुआ है, दैट इज अ फ्लोरीन। बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं आ रही है? आ गई। और एक्रिडीन जो है वो एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करा देगा, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, कंप्लीट हो गया? रब कर दूं इसको? सर जल्दी बताइए। यस सर कर दीजिए। ओके, व्हाट अबाउट द म्यूटन? म्यूटन क्या है बताइए जल्दी से।
हाँ जी, तो म्यूटेंट क्या चीज है? दैट इज द डीएनए पार्ट इन विच म्यूटेशन क्या होगा? occurs. यानी जिस एरिया में डीएनए के जिस हिस्से में म्यूटेशन हो रहा है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज Mutant. दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेंट। बात समझ गए? इसके अंदर मैंने कहा कि नेक्स्ट है दैट इज अ पॉइंट म्यूटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी डेफिनेशंस। आ जाइए पॉइंट म्यूटेशन पर, समझ गए? तो मैंने कहा कि म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अगर एक अकेले न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हुआ है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में म्यूटेशन हुआ है, तो उसको आप क्या कहेंगे? Point mutation. दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ क्रॉस म्यूटेशन। दूसरा म्यूटेशन क्या है? Cross mutation. जल्दी से आ जाइए, तेज तेज। पॉइंट म्यूटेशन समझ में आ गया था ना Yes, sir. या नहीं? आ गया सर। ओके, तो म्यूटेशन occur in more than one nucleotide। क्या ये बातें समझ में आती हैं या नहीं आती हैं? कि अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस आया है तो इसको आप क्या कहेंगे? Gross mutation. दैट इज अ ग्रॉस म्यूटेशन। आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. ओके, प्रिंसिपल सिर्फ क्लास में आप ही है ना, और तो होंगे नहीं, सब बैठे हैं बेवकूफों की तरह। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ कॉपी एरर म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन है? कॉपी एरर। Mutation. दैट इज कॉपी एरर म्यूटेशन। कॉपी एरर म्यूटेशन जो है, ये बताइए प्रूफ रीडिंग क्या होता था? सर लास्ट में प्रूफ जो रीडिंग, आरएनए पॉलीमरेज करता था। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज करता था। अबे क्यों मुझे शायद। सुसाइड करने पर आमादा कर रहे हो? सब पॉलीमरेज करता था। डीएनए पॉलीमरेज करता था यस सर। जी। और उसका क्या काम होता था प्रूफ रीडिंग में? सो लास्ट में चेक करना कि सब सही चेक से करना लगे कि हैं। न्यूक्लियोटाइड सारे सही लगे भी हैं या नहीं लगे हुए, और अगर सारे सही लगे तो ठीक है, और अगर कोई भी अगर गड़बड़ लगा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, तो यानी वो डीएनए पॉलीमरेज उसको रिप्लेस कर देता था। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. हाँ जी। अगर उसके बावजूद, यानी डीएनए पॉलीमरेज ने प्रूफ रीडिंग की, उसके बावजूद अगर गलती रह जाती है, समझ रहे हैं, उसके बावजूद कोई मिस पेयर लगा हुआ है, मिस मैच न्यूक्लियोटाइड लगा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ, क्या कहलाएगा वो? Copy error Copy mutation. error मैंने mutation. कहा कि आफ्टर प्रूफ रीडिंग, after proofreading during replication, any mismatch is still present। कुछ बात समझ में आई? still present, which cause copy error mutation। उसको आप क्या कहेंगे? Copy error mutation. हाँ के ना? जल्दी हाँ. बताइए। ओके, कॉपी एरर म्यूटेशन समझ में आ गया Yes, या sir. नहीं आया? ओके, चलिए नेक्स्ट। मैंने कहा जीन म्यूटेशन may be of 3 types।
जीन म्यूटेशन कितने टाइप्स के हो गए? हाँ जी, 3 types. ओके। पहला ये इन्वर्जन पर। पहला क्या है? इन्वर्जन। दैट इज एन इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता था? शायद मैंने आपको बताया इन्वर्जन। सर उल्टा हो मैंने गया। कहा कि फिलहाल ये आरएनए था, ठीक है, क्या था ये आरएनए था। इस आरएनए पे मान लीजिए ये कोडोन लगा हुआ है GCC, ठीक है। उसके बाद TAT, इस तरीके से कोडोन पता है आपको या नहीं? हाँ जी, यस सर। यस ये सर। 3 कोडोन हैं। एक क्या है कोडोन? GCC TAT TTG। तो ये जो है आर्जिनिन को कोड करता है, यानी ये कोडोन किसको कोड करता था, किस अमीनो एसिड को? आर्जिनिन। आर्जिनिन। और ये आइसोल्यूसिन को कोड करता था। किसको कोड करेगा? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन को, ठीक है। और ये इसको कोड करता था। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? यस सर। मैंने कहा इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन का मतलब हुआ रिवर्स हो गया। क्या हो गया? इन्वर्जन का मतलब होता है दैट इज अ रिवर्स। और रिवर्स कैसे हुआ है? तो रिवर्स ऐसे हुआ है दैट इज अ GTT, देखो ये रिवर्स हो गया, फिर आ गया TAT, फिर आ गया CCG। तो इन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ? यस सर। अब ये किसको कोड करने लगा? तो ये कोड करने लगा दैट इज अ ग्लाइसिन को, ठीक है। ये आइसोल्यूसिन को ही कोड कर रहा है, और GTT जो है इसको कोड कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये सीक्वेंस रिवर्स हुआ है नहीं हुआ है? इन्वर्ट हुआ है नहीं हुआ है? यस सर। तो इसको आप क्या कहेंगे? इन्वर्जन। इन्वर्जन। तो मैंने कहा कि एनी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट रिवर्स्ड। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ओके, आगे बढ़िए जल्दी से। इसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रब कर दूं? यस सर। तो नेक्स्ट आइए दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? इसका मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या मतलब होता है इसका? रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो मैंने कहा कि इट इज कॉज्ड बाय चेंज ऑफ nitrogenous base, change of nitrogenous base with another base। क्या ये बात सही है या नहीं है? It is caused by the change of nitrogenous base with another base। क्या ये बात सही है या नहीं है? एक नाइट्रोजनस बेस किससे चेंज हो रही है? अनदर बेस से। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की है ये? 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये। पहला है ट्रांजिशन, शायद आपके पेपर में भी आया है, और दूसरा है ट्रांसवर्जन। आपके टेस्ट में आया था कभी? क्यों भाई? अरे जल्दी बताओ हाँ या ना। याद नहीं सर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का है? 2 टाइप का। पहला कौन सा है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन। तो पहले ही समझ लीजिए, मैंने कहा कि प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन और pyrimidine is replaced by pyrimidine। हाँ जी बताइए, क्या ये बात समझ में आई? ट्रांजिशन किसको कहेंगे? जब प्यूरिन को रिप्लेस प्यूरिन ही करेगा या फिर पायरेमिडीन को भी पायरेमिडीन ही रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करेगा। मैंने कहा कि अगर एडनिन की जगह पे ग्वानिन रिप्लेस हो गया, एडनिन की जगह पे कौन आ गया? ग्वानिन। जी, तो इसका मतलब ये कौन सा म्यूटेशन कहलाएगा? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन। कैसे पता चला कि ये ट्रांजिशन है? क्योंकि एडेनिन और ग्वानिन दोनों ही प्यूरिन है। प्यूरिन है। साइटोसिन किससे रिप्लेस कर दिया गया है? थाइमिन। इसका क्या तात्पर्य है? ट्रांजिशन से हुआ है ये सर, मतलब अच्छा, ट्रांजिशन से हुआ है। हाँ, क्या है? पायरेमिडीन से ही रिप्लेस हुआ है। ओके, दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्जन। क्या उम्मीद लग रही है इस बार ट्रांसवर्जन किसको कहेंगे हम? प्यूरिन पायरेमिडीन से रिप्लेस होगा। रिप्लेस होगा। दैट इज अ प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय किससे? पायरेमिडीन। पायरामिडीन। एंड यहां मैंने लिखा है दैट इज अ वाइस वर्सा। समझ गए वाइस वर्सा किसको कहते हैं? या हमें कुछ समझ नहीं आता है? प्यूरिन से होगा रिप्लेस। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्वानिन इज रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन? क्या मैं ये कह सकता हूं कि एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय थाइमिन या नहीं? यस सर। जल्दी बताइए, हो गया रह गया? हो गया। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए तो नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट वापस आइए। दैट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या सर है? हाँ सर सब्स्टिट्यूशन हो किस टाइम पर है, मतलब जब डीएनए भाई, रेप्लिकेट कर जाए उस टाइम? नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। कॉपी एरर के वक्त भी हो सकता है, या किसी केमिकल की वजह से एक नाइट्रोजनस बेस की बजाय दूसरा नाइट्रोजनस बेस आके लग गया। भाई म्यूटेशन तो जितनी चीजों से हो सकता है वो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। 4 चीजें बताई थी, एक फिजिकल एजेंट थे, एक केमिकल एजेंट थे, याद है? फिजिकल एजेंट के अंदर टेम्परेचर आ गया था, रेडिएशन आ गया था, याद है? यस सर। और केमिकल एजेंट्स के अंदर, केमिकल म्यूटेशन के अंदर कौन आ गया था? डाइज और फार्मास्यूटिकल्स। डाइज आ गए थे, केमिकल्स आ गए थे, याद है? वो भी म्यूटेशन कॉज करा रहे हैं। मैंने कहा कि इनमें से कोई सा भी म्यूटेशन कुछ इस तरीके का काम कर रहा है कि प्यूरिन को प्यूरिन से रिप्लेस करा रहा है या पैरामिडीन को पैरामिडीन से रिप्लेस करा रहा है, तो इस म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे? तो इस म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे? दैट इज अ ट्रांजिशन। या फिर आप मान लीजिए, आप ये कह देते हैं कि टेम्परेचर की वजह से, यानी प्यूरिन रिप्लेस हो रहा है पैरामिडीन से, तो इसका मतलब इस बार कौन सा म्यूटेशन है? ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन। बट यहाँ पर कौन सा म्यूटेशन हो रहा है उसकी बात हो रही है, और इससे पहले कौन म्यूटेशन करा रहा है उसकी बात हो रही थी। समझे बात या नहीं? यस सर। यहां तक बातें समझ में आ गई? नेक्स्ट कौन सा टाइप का म्यूटेशन बताया मैंने? फ्रेम फ्रेम शिफ्ट शिफ्ट म्यूटेशन। इसका दूसरा नाम है दैट इज अ गिबरिश म्यूटेशन। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। ओके, तो मैंने कहा कि कॉस्ट ड्यू टू एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। यस सर।
यानी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर कैसे कॉज होगा? सर एडिशन और डिलीशन ऑफ एनी न्यूक्लियोटाइड। जी, उससे कौन सा म्यूटेशन हो जाएगा? फ्रेम फ्रेम शिफ्ट शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन। दैट इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पहले आ जाइए डिलीशन पर। इस पर आ गए, डिलीशन। डिलीशन। दैट इज अ डिलीशन पर आ गए। ठीक है, डिलीशन में अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि ACC, दूसरा ये है, और तीसरा CCG, ये 3 कोडॉन्स मैंने दिखाए हैं। मैंने यहाँ पर कहा कि -C कर दिया है, इसका मतलब डिलीट कौन हुआ है यहाँ से? सी। हाँ जी, C डिलीट हुआ है। तो अब नए कोडॉन क्या हो जाएंगे? तो भाई नए कोडॉन हो जाएंगे ACT, समझे? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ATC ATC। और CG, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। तो देख लीजिए भाई, डिलीशन की वजह से फ्रेम में कुछ शिफ्टिंग आई है, नहीं आई है? पहले फ्रेम ये कोडॉन थे फ्रेम में, अब कोडॉन ये हो गए। क्या ये बात समझ में आई है, नहीं आई? यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज अ डिलीशन। इसको क्या कहेंगे हम? डिलीशन। डिलीशन। हो गया, रह गया? एनी सिंगल न्यूक्लियोटाइड got deleted and this shift the codons, हाँ के ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़िए जल्दी से। नेक्स्ट कौन सा होगा? एडिशन। आ जाइए एडिशन पर। कोडॉन मैंने यही ले लिए, चलिए ACC TAT CCG। इस बार मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर +G, क्लियर? तो ये हो गया ACG, ये C इधर आ जाएगा, तो दिस इज CTA आ जाएगा, यस सर। बताइए। और ये हो जाएगा TCC और ये G, इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। जी, तो ये भी एक तरीके का एडिशन हो रहा है यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड का, जिसकी वजह से फ्रेम में शिफ्टिंग आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या गिबरिश म्यूटेशन। गिबरिश म्यूटेशन। जल्दी से करिए और आगे बढ़िए। हो गया, रह गया? हो गया सर। ओके, जल्दी से हेडिंग लिखिएगा, नॉनसेंस म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन है? नॉनसेंस म्यूटेशन। ओके, एक बात तो बताइए कि प्रोटीन सिंथेसिस को कौन रोकता था? कौन से कोडॉन्स थे जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते थे? टर्मिनेटिंग कोडॉन्स या फिर क्या स्टॉपिंग नाम थे उनके? UAA, UAG, UGA। ठीक है, मैंने कहा कि एनी म्यूटेशन which stop the protein synthesis causing stopping codon। जरा मतलब बताइएगा, क्या मतलब हुआ नॉनसेंस कोडॉन, नॉनसेंस म्यूटेशन का? तो ना म्यूटेशन से टर्मिनेटिंग कोडॉन प्रोड्यूस हो जाए। यानी म्यूटेशन के जरिए टर्मिनेटिंग कोडॉन प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टॉप। रुक जाएगी। रुक जाएगी। इस तरीके की म्यूटेशन को आप क्या कहेंगे? नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन। हो गया, रह गया? जल्दी बताइए। हो गया, रह गया? हो गया सर। ओके, नेक्स्ट आइए। आइए, दैट इज अ मिससेंस म्यूटेशन। तो मैंने कहा कि एनी म्यूटेशन
which can change codon and thus change amino acid. क्या मतलब हुआ इस बात का? सर ऐसी म्यूटेशन जिससे कोडोन में चेंजेस आ जाएं और उससे फिर अमीनो एसिड चेंज हो जाए। तो उसको आप क्या कहेंगे? मिससेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट आइए, दैट इज अ साइलेंट म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन? साइलेंट म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का दूसरा नाम है दैट इज अ सेम सेंस म्यूटेशन। साइलेंट म्यूटेशन का दूसरा नाम क्या है? सेम सेंस म्यूटेशन। तो मैंने कहा कि म्यूटेशन which do not cause any changes in protein synthesis. हो गया, रह गया? यस सर, हो गया। तो व्हाट इज साइलेंट म्यूटेशन? जल्दी से बताइए। सर ऐसी म्यूटेशन जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस में कोई चेंजेस ना हो। ना हो। चलिए, यहां तक म्यूटेशन हो गए आपके खत्म। तो ये सारे म्यूटेशन आपने लिख लिए, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, मिससेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, ये सब लिख लिए या नहीं? यस सर। जल्दी से हो गया। अब मुझे ये बताइए कि पिछला वाला टॉपिक रिवाइज कराना है, क्योंकि तुम में से सब तो गायब ही थे। जल्दी बताइए, हाँ या ना? यस सर। ये यस कौन सर। बोला है? किसने बोला है ये? हाँ भाई, प्रिंसी। सर मैंने नहीं बोला। अरे मैं बोला है, ठीक है। कौन था ये बोलने वाला इस बार? सर मैं। कौन है? दीपांशी गुप्ता। दीपांशी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। तो ये बताइए, आप लोग आते क्यों नहीं है भाई सेंटर पर? नहीं सर। कोरोना चल रहा है सर। चलिए, अच्छा एक और चीज बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या आपका वो हुआ है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? यस सर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन सबने पढ़ लिया? यस सर, जूलॉजी में पढ़ा था। अरे जूलॉजी और बॉटनी इससे कोई मतलब थोड़ी है भाई, वो एक ही होगा। यस वो सर, कोई वही बदल मैं। थोड़ी जाएगा। पढ़ा है या नहीं? सर आप एक और बार। एक और बार क्या करें? नहीं पढ़ाना है? सर पढ़ा दीजिए। हद होती है बिल्कुल। चलिए आइए, तो दैट इज पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज जीन, तो क्या आप बता सकते हैं? हाँ जी। तो डीएनए के वो फंक्शन जो आरएनए बनाता है। आप जीन को कह सकते हैं ना कि इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और नॉट? यस यस सर। सर। चलिए बस ठीक है, इतनी सी बात है। मान लीजिए कि प्रिंसी को एक, देखिए मैं आपको एक केस बताता हूँ। केस समझा रहे हैं? केस समझने में आता है? यानी मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्टोरी बता रहा हूँ, उसमें से आपको मुझे बताना होगा कि क्या चीजें मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कि मान लीजिए कि आपको एक ऐसा बेबी चाहिए जिस बेबी के कर्ली हेयर्स हो। क्या हो? कर्ली हेयर्स। कर्ली हेयर्स हो, उसके ब्लू कलर की आईज हो। आईज कैसी हो?
ब्लू 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 कलर, ठीक, गोल्डन कलर के हेयर होंगे। ठीक है, हेयर का कलर कैसा होगा? गोल्ड, और एकदम फेयर स्किन की बेबी। ठीक है, जिसको इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि बार्बी डॉल चाहिए आपको। क्या चाहिए? बार्बी डॉल, बार्बी डॉल चाहिए। ठीक है, बार्बी डॉल जो है वो नकली होती है, लेकिन ये बेबी आपका असली होगा। तो अब आप एक जेनेटिक इंजीनियर से मिले। किससे मिले? जेनेटिक इंजीनियर, जेनेटिक इंजीनियर से मिले। उससे आपने अपनी रिक्वायरमेंट को बताया कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप चाहते क्या हैं। ठीक है, तो आपने उसको क्या बोला? जेनेटिक इंजीनियर को आपने क्या बोला, क्या कहा आपने, बताएं। ब्लू आईज, फेयर स्किन और ब्राउन। गोल्डन हेयर्स, कर्ली ये सारे हेयर्स, आपने रिक्वायरमेंट्स आपने जेनेटिक इंजीनियर को बता दिए। ठीक है, और आपने ये भी कहा कि वो बेबी हमारा होना चाहिए। समझ रहे हैं? ठीक है, अब सुनिए उसने क्या किया। उसने ये किया कि उसने फर्टिलाइज्ड एग ले लिया। क्या ले लिया? फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग ले लिया। इसका मतलब जाइगोट ले लिया। क्या ले लिया? जाइगोट। जाइगोट लिया। ये है वो जाइगोट। पक्की बात है? यस सर इस जाइगोट के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होगा या नहीं होगा? हाँ के ना? यस सर। यस सर, जेनेटिक इंजीनियर ने इस डीएनए को बाहर निकाल लिया। किसको बाहर निकाल लिया? डीएनए को, डीएनए को। और इस डीएनए पे ये देखा कि ये वाला जो जीन है, ये वाला यहां से लेकर यहां तक का जो जीन है, ये हेयर के कलर को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? हेयर कलर, हेयर कलर को। पक्की बात है यस या नहीं? सर। यस सर, और अभी जो इस पे जीन लगा हुआ है वो ब्लैक कलर के हेयर्स का जीन लगा हुआ है। कैसा जीन लगा हुआ है? ब्लैक कलर के, और अगर इसी जीन को इसमें रहने दिया होता तो आगे चल के जो बेबी आता उसके जो हेयर कलर्स होते वो ब्लैक कलर के होते। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? गोल्डन हेयर्स, गोल्डन हेयर चाहिए। जेनेटिक इंजीनियर क्या करेगा कि इस जीन को यहां से हटा देगा। किस वाले जीन को हटा दिया? ब्लैक कलर हेयर वाले को, तो यहाँ पे गोल्डन हेयर वाले जीन को यहाँ पे लगा दिया। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस, यस सर। ठीक है, इसी तरीके से आई के कलर वाले जीन को भी उसने हटाया यहां से, और यहां पर ब्लू कलर की आई वाला जीन लगा दिया। क्लियर? बात यस समझ में सर, आ रही है? यानी आपकी जो डिजायरेबल रिक्वायरमेंट थी उसको जेनेटिक इंजीनियर कैसे पूरा कर पा रहा है? कैसे कर पा रहा है पूरा, ये बताइए। द जीन हाँ की जी, कट सर, जीन को कट जीन रिप्लेसमेंट से। इससे जीन रिप्लेसमेंट। यानी जीन्स को रिप्लेस कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस यस सर। सर ये बात समझ में आ गई आपको? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वाले जो जीन जो बाहर से आ रहे हैं, ये जीन बाहर से आया, ये जीन बाहर से आया, इसको लेके कौन आ रहा था? वेक्टर। अरे वेक्टर कहां से ले आएगा यार? जेनेटिक इंजीनियर लेके आ रहा था, वही तो लगा रहा था इसको। वेक्टर कहां से ले आएगा भाई? याद हो भाई, ये जेनेटिक इंजीनियर लेकर आ रहा है। समझ गए? लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जेनेटिक इंजीनियर इसको कहां से ला रहा है? इन जीन्स को कहां से लेके आएगा जेनेटिक इंजीनियर? ये बताइए जल्दी से। सर एक जीन होगी, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना के रख ली होंगी। एग्जैक्टली कि वो क्या करेगा कि किसी इंडिविजुअल को देखेगा, जिस इंडिविजुअल के हेयर्स का जो कलर है वो गोल्डन कलर का है या उसकी आई जो है वो ब्लू कलर का है, उस जीन को वो निकाल लेगा। किसको निकाल लेगा वो? जीन को, जीन को। मैंने कहा कि ये एक बंदा था, इसके जो कलर्स थे, हेयर्स के जो कलर थे वो कैसे कलर थे? दैट इज अ गोल्डन कलर। बात समझ गए? इसने क्या किया कि उस जीन को निकाल लिया इस जीन को। एक और बंदा था, ठीक है, इसकी ब्लू कलर की आईज थी। कैसी आईज थी? इसका भी जीन निकाल लिया, इसका भी जीन निकाल लिया या नहीं? बताइए। अच्छा,
अब ये बताइए कि यहाँ पर इसका कितने जीन निकले हैं, कितना निकाला है? सिंगल सिंगल। इसका कितना निकाला है? सिंगल। अगर मान लीजिए कि इस जीन को इस डीएनए में लगाते वक्त इस जीन में कुछ गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई? गड़बड़। गड़बड़ हो गया। किसको लगाते हुए? जीन। जीन को लगाते हुए। जीन को। तो इसका मतलब जो डिजायरेबल जीन था वो आपके हाथ से लॉस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस बताइए Yes, हाँ sir. या ना? बात समझ Yes, में आ sir. रही है? इसका मतलब ये डिजायरेबल जीन था, ये डिजायरेबल जीन था। अगर आपकी हैंडलिंग में जरा भी कोई चूक हुई तो ये जीन खराब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। और अगर ये जीन खराब हुआ तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो डीएनए ये भी डिस्टर्ब होगा, ये डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा जाइगोट डिस्टर्ब हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस डीएनए की, इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? बहुत सारी कॉपीज। दैट इज अ मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। किसकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं? जीन की। जीन की या सेगमेंट ऑफ डीएनए की। किसकी? जीन की या जीन या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए की। क्यों बनाते हैं हम? हाँ जी, क्यों बनाते ताकि हैं? अगर एक कॉपी लॉस भी एक कॉपी अगर खराब हो जाए, लॉस हो जाए या कोई भी दिक्कत आ जाए तो हमारे पास दूसरी कॉपीज हो उसको रिप्लेस करने के लिए, हाँ या ना? जल्दी बताइए, Yes, sir. हाँ या ना? ओके। तो अब एक सिंगल जीन को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, जो एडवांस टेक्निक है, दैट इज कॉल्ड एज अ पीसीआर टेक्निक। उसको आप क्या कहते हैं? पीसीआर। तो व्हाट इज पीसीआर? पीसीआर का क्या काम है? टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ जीन। ऑफ द, यानी आप कह Desired सकते हैं कि कन्वर्ट द सिंगल सेगमेंट इनटू मल्टीपल कॉपीज, हाँ या ना? जल्दी बताइए, यस सर। बताइए ये बात ठीक है या नहीं है? लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने की दो एक और तरीके भी हैं। एक है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और दूसरा है पीसीआर टेक्नोलॉजी। कौन सी है? पीसीआर। पीसीआर। तो ये कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज मैंने बताई अभी आपको? पीसीआर एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और पीसीआर। पीसीआर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइम बहुत लगेगा, समझ गए? टाइम बहुत लगेगा, पैसे बहुत लगेंगे, मेहनत बहुत लगेगी। किसके अंदर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या लगेगा? पैसे और टाइम। टाइम और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगेगी। किसके अंदर? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, हाँ या ना? यस सर। तो लेकिन इस पीसीआर के अंदर इतना टाइम नहीं लगेगा, ना ज्यादा टाइम लगेगा, ना बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। किसके अंदर? पीसीआर। तो आप किसको यूज करेंगे, पीसीआर को या आरडीएनए टेक्नोलॉजी को? पीसीआर। पीसीआर। तो पीसीआर या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का मकसद क्या होता है? सर टाइम बचाना। पीसीआर या आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मकसद है? मकसद सर मल्टीपल क्या कॉपीज चाहते हैं? बनाना। सर वो एक सिंगल मल्टीपल सेगमेंट कॉपीज से बनाना, सिंगल सेगमेंट को मल्टीपल कॉपीज में चेंज करना, समझे बात? और मैंने दोनों टेक्नोलॉजी में ज्यादा बढ़िया टेक्नोलॉजी कौन सी है? पीसीआर। पीसीआर। क्यों अच्छी है पीसीआर? कम टाइम कम टाइम में आपको ज्यादा प्रोडक्ट दे देगी। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं कि पीसीआर एक तरीके की बेटा मशीन होती है। क्या होती है? मशीन। और ये मशीन तकरीबन इतनी बड़ी होती है जितनी बड़ी के ये समझ लीजिए कि टीवी के बराबर का साइज होता है तकरीबन। इस मशीन का साइज कितना बड़ा होगा? टीवी के बराबर, जिसकी कीमत जो है वो तकरीबन 20 लाख 25 लाख रुपए की आती है, और भी महंगी आती है। आजकल जो सबसे अच्छा, आजकल तो बड़ा चीखना चिल्लाना चल रहा है भाई, वो जो दिल्ली में चल रहा है ना पीसीआर टेस्ट। यस सर।
रोज डेली आप सुनते हैं कि पीसीआर टेस्ट का रेट गिरा दिया है यस सर। कोविड को टेस्ट करने के लिए। बेटा वो यही पीसीआर है, यही है वो पीसीआर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सर छोटे सेगमेंट से पूरा डीएनए बना सकते हैं? पूरा नहीं, जितना सेगमेंट है डीएनए का सिर्फ उतना ही बना पाएंगे, पूरा कहां से बन जाएगा। इसमें भी यही है कि जितना सेगमेंट होगा उतना ही डीएनए बना सकते हैं, समझे? यस सर। तो पीसीआर टेक्नोलॉजी को समझ में आ रही है कि मकसद क्या होता है पीसीआर टेक्नोलॉजी का? यस सर। क्या होता है बताइए? To make multiple copies सेगमेंट से मल्टीपल of a कॉपीज desired gene. बनाना। और ये मशीन होती है या नहीं होती है? यस तो एक सर। तरीके का इंस्ट्रूमेंट है ये, समझ रहे हैं? और इस वक्त जो सबसे एडवांस पीसीआर है दैट इज आरटीपीसीआर। कौन सा पीसीआर? आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर का मतलब है दैट इज रियल टाइम transcriptase. पीसीआर। कौन सा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नहीं है, Real time PCR. दिस इज अ रियल टाइम पीसीआर। समझ गए यस सर। या नहीं? चलिए आखिर इसमें क्या होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। मैंने कहा कि डीएनए का आपने एक सेगमेंट जो है, यह डीएनए का सेगमेंट है। क्लियर है ये बात? या आप इसको कह सकते हैं कि ये डिजायरेबल जीन है। क्या है ये? बताइए जल्दी से, क्या है ये? डिजायरेबल जीन है या डिजायरेबल सेगमेंट है? आप ये चाहते हैं कि सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज हो जाएं। क्या हो जाएं? मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज हो जाएं। आपने क्या किया कि इस डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने किस मशीन में रखा? किस में रखा है आपने? आरटीपीसीआर। अबे आरटीपीसीआर तो महंगा है, पीसीआर में रख लो अभी, ठीक है? किस में रखा? पीसीआर। और यहाँ पर तकरीबन 90 डिग्री से लेकर 92 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को रखा गया। पहले कितना टेम्परेचर हुआ? 92 डिग्री सेल्सियस। इतने टेम्परेचर में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे किसके बीच में? डीएनए सेगमेंट के बीच। डीएनए सेगमेंट्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो टूट गए, और ये दोनों सेगमेंट, कौन कौन से सेगमेंट्स क्या हुए आपस में? क्या हो गए? ये सेपरेट हो गए। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पर डीनेचुरेशन हुआ है। क्या हुआ है? डीनेचुरेशन। डी माने क्या होता है? डी माने क्या होता है? दैट इज अ रिमूवल। और नेचुरेशन का मतलब नेचर। तो पहले नेचर ये था कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ में लगे हुए थे। लगे थे या नहीं लगे थे? देखो, और इसके बीच में कौन से बॉन्ड थे? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन बाद में जब आपने इसको हीट कर दिया तब क्या हुआ है? डीनेचुरेशन। दैट इज अ डीनेचुरेशन हुआ है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है? दैट इज अ सेपरेशन ऑफ बोथ द डीएनए स्ट्रैंड। हाँ के ना? यस सर। यस सर। ओके। इसके बाद यहां पर हुआ एनिलिंग। क्या हुआ? एनीलिंग। एनीलिंग। एनिलिंग का मतलब होता है दैट इज अ जॉइनिंग ऑफ प्राइमर। क्या होता है? जॉइनिंग ऑफ प्राइमर। आपका मकसद क्या है? टू मेक मल्टीपल कॉपीज। मल्टीपल कॉपीज। किसकी मल्टीपल कॉपीज? जीन। डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डिजायर्ड सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर जीन की, आप कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल दैट इज अ डिजायरेबल सेगमेंट है डीएनए का। हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यहाँ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, उसको आपने मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट किया है। क्लियर? उसके लिए आपने इसमें पीसीआर में रखा। तो पीसीआर में सबसे पहला काम क्या हुआ है? डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन कैसे हुआ? हीटिंग। इंक्रीज करें। क्या करा है आपने? इसको हीट कर दिया। कितने टेम्परेचर पे हीट कर दिया? 90 to 92 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पर। उससे क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? एक दूसरे से सेपरेट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया है? ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप आपने क्या किया?
एनीलिंग। एनिलिंग में अब क्या होगा? प्राइमर ज्वाइन होगा। प्राइमर किस एंड से किस एंड पे लगेगा, जल्दी बताएं। प्राइमर लगेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में, लेकिन 3 प्राइम वाले स्टैंड पर, देखो इस जगह पर। इसी तरह यहां पर प्राइमर लगेगा, हाँ या ना? यस सर। क्यों लगेगा इस तरफ, यहां पे क्यों नहीं लग रहा? सर क्योंकि यहां पे क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, डीएनए जल्दी सही बता रहे हैं। जब 5 प्राइम से DNA 3 प्राइम ऐड करते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा किधर से किधर सिंथेसाइज करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ डीएनए को सिंथेसाइज करेगा। अभी यहां पर जो रेड कलर का मैंने दिखाया है, दिस इज क्या है? ये रेड कलर का प्राइमर। दैट इज प्राइमर। हमने प्राइमर क्यों लगाया है? सर क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने के लिए। यानी सर, डीएनए DNA पॉलीमरेज इसी की एक्टिविटी को आगे बढ़ाएगा, अदरवाइज डीएनए पॉलीमरेज कभी भी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। क्या ये बात सही है या नहीं है? यस सर। ये बताइए कि रेप्लिकेशन के वक्त में जो प्राइमर यूज होता था वो आरएनए सेगमेंट हुआ करता था या डीएनए सेगमेंट हुआ करता था? आरएनए सेगमेंट। हाँ जी, क्या होता था? आरएनए सेगमेंट। आरएनए सेगमेंट। लेकिन ये अभी हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त हम? पीसीआर। पीसीआर। लेकिन पीसीआर के अंदर ये जो प्राइमर है ये स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है। क्या है ये? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो दोनों प्राइमर में क्या फर्क है, रेप्लिकेशन वाले में और पीसीआर वाले में क्या फर्क है? तो यहाँ पे थाइमिन होगा, वहाँ पे यूरासिल होता है। अबे क्यों पका रहा है यार, हद हो गई। यहाँ पर जो प्राइमर है वो डीएनए का सेगमेंट का बना हुआ है और वहां पर जो प्राइमर हुआ करता था वो आरएनए था। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? यस हाँ भाई, सर। क्या समझ में आया, जल्दी बताएं। सर जो रेप्लिकेशन वाला प्राइमर था वो आरएनए से बनता है, अनीलिंग वो वाला आरएनए का बना था। और यहाँ वाला प्राइमर किसका बना हुआ है? ये सर डीएनए का है। डीएनए का। कि फालतू की बातें कर रहे हो कि यूरासिल लगा हुआ है और ये लगा है वो लगा है। अबे सीधा सीधा बोलो यार, ये आरएनए या डीएनए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है सभी विद्यार्थियों को या नहीं? यस सर। जी एक सर। ही लड़की है जो आवाज बोल रही पीछे, बाकी सब सो रहे हैं बैठ के। हाँ भाई, तुम्हें आ रही है? अब्दुल्ला नाम है ना? यस सर। तो अब्दुल्ला कुछ समझ में आया? यस सर। रब करूं? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा? यानी इसके बाद मैंने कहा कि एडिशन ऑफ पॉलीमरेज होगा। किसका एडिशन होगा? पॉलीमरेज का। और पॉलीमरेज कौन सा वाला? डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन सवाल ये है कि डीएनए पॉलीमरेज अभी तक, अच्छा ये बताइए कि डीएनए को हमने हीट किस टेम्परेचर पे किया था? 90 to 92। 92 डिग्री सेल्सियस। जी। और उसके बाद जब ये दोनों स्टैंड अलग हो गए थे तो हमने क्या ज्वाइन कराया है? प्राइमर। तो आप ये बताइए कि क्या हमने टेम्परेचर यहाँ पे घटाया या अभी उतना ही टेम्परेचर है? सर इस जगह पर जब हमने प्राइमर लगाए हैं तो प्राइमर लगाते वक्त इसका टेम्परेचर को घटाएंगे या उतना ही रहेगा? अगर 90 से 90 डिग्री टेम्परेचर रहेगा तो ये कभी भी प्राइमर इससे ज्वाइन ही नहीं हो सकते। तो जब ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग हो गए हैं तो हमने यहाँ के टेम्परेचर को तकरीबन घटा दिया है 65 डिग्री सेल्सियस तक। कहां तक ले आए? 65 डिग्री सेल्सियस। तो 65 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जहां पर प्राइमर आसानी से यहाँ पे जुड़ सकता है। अगर 90 से लेके 92 डिग्री टेम्परेचर अगर होता तो ये प्राइमर कभी भी इससे जुड़ नहीं सकते थे, हाँ या ना? यस सर। अभी यहाँ पर कितना टेम्परेचर है इस जगह पर? 65 डिग्री सेल्सियस। 65 डिग्री सेल्सियस। हमने टेम्परेचर को क्यों घटाया है? ताकि प्राइमर ज्वाइन हो सके, ताकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा फॉर्म हो सके और प्राइमर आसानी से लग सके। क्लियर? उसके बाद हमने किस चीज का एडिशन किया है यहाँ पर? डीएनए पॉलीमरेज।
लेकिन अभी टेम्परेचर कितना है? 65 डिग्री। 65 डिग्री टेम्परेचर है। अगर इतना 65 हाई टेम्परेचर अभी यहाँ पे रहेगा तो डीएनए पॉलीमरेज डीनेचर्ड हो जाएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एक तरीके का प्रोटीन है। डीएनए पॉलीमरेज एक तरीके का क्या है? प्रोटीन। और ये डीनेचर्ड हो जाएगी। ये प्रोटीन क्या हो जाएगी? ये डीनेचर्ड। किस टेम्परेचर पर? 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब इतने हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या हो जाएगी? डीनेचर्ड। डीनेचर्ड। तो उसको, उसकी जगह, इस डीएनए पॉलीमरेज की जगह पर हम एक स्पेशल टाइप का डीएनए पॉलीमरेज यूज करते हैं जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। क्या नाम है? टेक पॉलीमरेज। और टेक पॉलीमरेज जो है ये एक बैक्टीरिया से निकाला गया है। इस टेक पॉलीमरेज को कहां से निकाला गया है? एक दैट इज बैक्टीरिया। टेक पॉलीमरेज को हमने आइसोलेट थर्मस एक्वाटिक्स फ्रॉम बैक्टीरिया known as, क्या था उसका? दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। एक्वेटिकस। क्या नाम है? दैट इज थर्मस एक्वेटिकस। और ये थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है। कैसा फिलिक बैक्टीरिया है? थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक। थर्मोफिलिक का मतलब है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी ये बैक्टीरिया आसानी से सरवाइव कर लेता है। और जब ये बैक्टीरिया आसानी से हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर लेता है तो इस बैक्टीरिया के अंदर जो पॉलीमरेज प्रेजेंट है वो हाई टेम्परेचर पर भी वर्क कर सकता है, नहीं कर सकता? यस सर। इसीलिए हमने इस बैक्टीरिया से इस टेक पॉलीमरेज को बाहर निकाला है। और ये जो टेक नाम आया है वो टी से आया है, यानी ये थर्मस का टी लिया है और एक्वेटिकस का एक्यू लिया है, जिससे बन गया नाम, दैट इज टेक पॉलीमरेज। क्या नाम बन गया? टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि पीसीआर के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज है वो यूजुअल पॉलीमरेज काम करता है या कोई डिफरेंट टाइप का पॉलीमरेज काम करता है? सर डिफरेंट टाइप का टेक और उस पॉलीमरेज। डिफरेंट वाले का क्या नाम है? टेक पॉलीमरेज। इसका नाम टेक पॉलीमरेज क्यों पड़ा है? सर क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर ये सकता है। एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वेटिकस। तो टी कहां से लिया है? थर्मस। और एक्वेटिकस से क्या लिया है? एक्यू। जिससे नाम क्या बन गया? टेक टेक पॉलीमरेज। तो हमने टेक पॉलीमरेज क्यों लिया है? हमने एक कॉमन टाइप का पॉलीमरेज क्यों नहीं ले लिया? तो क्योंकि कॉमन टाइप का पॉलीमरेज इतने हाई टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, डीनेचर्ड हो जाएगा। लेकिन जो टेक पॉलीमरेज है वो हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से, हाँ जी, वर्क कर सकता है। क्या ये बात सही है या नहीं है? सर बताइए जल्दी से, ठीक है ना? तो ये आ गया आपका, दैट इज आप पॉलीमरेज। कौन आके बैठ गया? हाँ जी। पॉलीमरेज। और ये कौन सा पॉलीमरेज बैठा है? टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज। क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर। और उसके बाद इसने डीएनए के स्टैंड को ऐसे करके सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया। किसको सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर दिया? डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए के स्टैंड को जब सिंथेसाइज करना इसने स्टार्ट कर दिया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सटेंशन। क्या कहलाता है ये? एक्सटेंशन। तो इसका मतलब, एक्सटेंशन का मतलब लंबा होता जा रहा है। देख लीजिए डीएनए पॉलीमरेज देखो कैसे सिंथेसाइज कर रहा है, दैट इज अ टेक पॉलीमरेज। देखो इसको सिंथेसाइज कर रहा है ना तेजी से, या नहीं कर रहा है? यस सर। और ये एक्सटेंशन होते 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 एक वक्त के बाद यहाँ तक सिंथेसाइज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। जल्दी बताइए हाँ के ना। बाकी जितने गूंगे बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है? बेचारे वो तो गूंगे, वो क्या बोलेंगे? सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक, कितने डीएनए बन गए
एक डीएनए से? ओ 2 2 डीएनए बन गए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। पहला काम क्या हुआ था, जल्दी बताएं। डीनेचुरेशन, denaturation, डीनेचुरेशन के बाद क्या हुआ था? annealing, एनेलिंग। एनेलिंग के बाद क्या हुआ था? extension, एडिशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, दैट इज अ टेक पॉलीमरेज का यूज हुआ था। टेक पॉलीमरेज के बाद क्या हुआ था? टेंशन, एक्सटेंशन। और फाइनली आपको लास्ट में एक डीएनए से कितने डीएनए मिल गए? 2 2 डीएनए। ये साइकिल दोबारा से रिपीट हो गई फौरन, यानी दोबारा से टेम्परेचर हाई किया गया। कितना टेम्परेचर हाई होगा? 90 to 92 डिग्री। और इस टेम्परेचर पे क्या होगा? डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। इसका मतलब अभी डीएनए कितने बन चुके हैं? 2 है अभी तो। 2 हैं। और इस हाई टेम्परेचर पर ये दोनों बीच के बॉन्ड टूट जाएंगे। कौन से बॉन्ड टूटेंगे? दोनों डीएनए के। हाइड्रोजन बॉन्ड। और उसके बाद फाइनली कितने स्टैंड तैयार हो जाएंगे? 4 4 स्टैंड तैयार हो जाएंगे, 4 स्टैंड तैयार हो जाएंगे। और 4 स्टैंड के ऊपर यानी आप फिर से प्राइमर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? 4 स्टैंड पे क्या लगाएंगे आप? प्राइमर, प्राइमर। और प्राइमर के बाद में क्या ज्वाइन कराएंगे? टेक पॉलीमरेज। और टेक पॉलीमरेज के बाद फिर से सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। तो इस बार कितने डीएनए बन जाएंगे आपके? tag 8 polymerase, कितने बन गए? 8। मतलब 4 स्टैंड खाली हुए थे, उस पर 8 डीएनए बन जाएंगे। नो सर, 4। हद होती है यार। 1 से कितने बने थे? सर 1 से 2, 2 से 4। 2 से 4। और 2 से 4 के बाद फिर से साइकिल रिपीट हो जाएगी। कितने बन जाएंगे? 8, 8 के बाद फिर साइकिल रिपीट हो गई। कितने? 16, फिर 32, फिर 64, फिर सर बस बहुत है। अरे नहीं, फिर 256, फिर 512, 512, फिर 1024, फिर 2048। और इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। और विद इन आपको 10 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ कॉपीज मिल जाएंगी एक सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए की। कितनी कॉपीज मिल जाएंगी? मिलियंस ऑफ कॉपीज। अब आपसे एक कॉपी खराब हो जाए, 50 कॉपी खराब हो जाए, 500 कॉपी खराब हो जाए, आपके पास मिलियंस ऑफ कॉपीज उस डीएनए की पड़ी हुई है। बात कुछ समझ में आई या हमें कुछ समझ नहीं आता है? मैं समझ आ गई आता है। सर। समझ में आ गया या नहीं आया है? यस सर, आ गया। अच्छा, तो ये बताइए कि पीसीआर का क्या काम था, जल्दी से बताएं। सर एक सिंगल सिंगल सेगमेंट को मल्टीपल में मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट करना है। लेकिन ये पीसीआर को किसने पहली बार बताया था? कैरी म्यूलिस। दैट इज कैरी म्यूलिस ने पहली बार पीसीआर को बताया था। ये बात पता है नहीं पता है? no तो sir, जी पता अच्छा, क्या पता था? पीसीआर को पहली बार किसने एक्सप्लेन किया है? कैरी म्यूलिस ने। कैरी म्यूलिस ने। ठीक है, यहां तक सभी लोगों को समझ में आया है नहीं आया? जल्दी बताइए। यस सर, आ गया। सभी को yes, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्या हेडिंग दिखनी है? ओके सर, डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। बाकी लोग ये बताएं कि जिनका छूट गया है मैंने इनको ओपेरॉन पढ़ा दिया, मैंने इनको ट्रांसलेशन पढ़ा दिया। तो आप लोगों को ओपेरॉन और ट्रांसलेशन पढ़ना है नहीं पढ़ना है? पढ़ना है सर। अच्छा, पढ़ना है। तो अगले टर्म पे ऐसा करिएगा कि एक एक करके मैं पढ़ाऊंगा। एक टॉपिक नया पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक वो पुराना वाला डील कर लूंगा। समझे बात? और मुझे इसी वीक में चैप्टर को कंप्लीट करना है। बस थोड़ी सी 2-3 चीजें रह गई हैं इसमें। ठीक है, जल्दी सर। बताइए। ओके, ओके सर। तो ये समझ में आ गया पीसीआर। यस सर। अब आपकी बारबी डॉल बन पाएगी या नहीं बन पाएगी? बन गई सर। कैसे बनी? मान लीजिए पीसीआर। आप जेनेटिक इंजीनियर हैं, आपको किसी ने रिक्वायरमेंट बताई कि ये चीजें हैं और हमें ये चीज चाहिए, तो आप क्या करेंगे बताइए? सर हम वैसी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके वाले जो जीन किसी दूसरे जीन से उनको कलेक्ट करेंगे।
कलेक्ट करने के बाद उसको आप पीसीआर से क्या करेंगे? उसकी मल्टीपल कॉपी मल्टीपल कॉपीज मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे। क्यों मल्टीपल कॉपीज बनाना चाह रहे हैं आप? सर अगर कहीं वो लॉस हो जाए तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। अच्छा, ये दिक्कत आएगी, इसलिए आपको प्रॉब्लम से बचना है। ठीक है भाई, ये वजह ठीक है। लेकिन एक और चीज है कि पीसीआर कुछ डिजीज को डिटेक्ट करने में भी काम आता है, पता है आपको? यस सर। और जीती जागती मिसाल क्या है इस वक्त? कैंसर कोविड। कोविड कोविड-19। कोविड यस सर। अच्छा, वहां बताइए, ये कोविड जो नाम पड़ा है इसका, वो क्या है? कोविड से क्या मतलब है? कोरोना वायरस डिजीज। दैट इज अ कोरोना वायरस डिजीज, और ये लिखा है दैट इज अ कोविड-19। तो ये CO आया है कोरोना से, VI आया है वायरस से, और D आया है डिजीज से। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं? और ये किस ईयर में आई है डिजीज? 2019। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कोविड-19। समझे? चलिए, फिलहाल यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कल। ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सिर्फ इतनी बात होगी कि जो डीएनए का सेगमेंट था उसको अभी हमने पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई किया था। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होगा कि हम डिजायरेबल जीन को किसी वेक्टर के साथ ज्वाइन कराएंगे। किसके साथ ज्वाइन कराएंगे? वेक्टर के साथ ज्वाइन कराएंगे, और वेक्टर के साथ ज्वाइन कराने पर हम किसी सूटेबल होस्ट में डालेंगे जहां पर वो वेक्टर मल्टीप्लाई कर सके। जब जब वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा तो आपका डिजायरेबल जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। समझे बात? तो वो काफी मेहनत का काम है और काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन उससे ये बेहतरीन काम है। कौन सा वाला? पीसीआर। आप में से किसी को पीसीआर टेस्ट तो नहीं करवाना है? सर पीसीआर से डिजीज से होता कैसे आइडेंटिफाई? डिजीज को भी डिटेक्ट किया जा सकता है। कैसे? वो एक अलग तरीका है। जब मैं अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा दैट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उसमें समझ में आ जाएगा सारी बात कि कैसे डिजीज डिटेक्ट होगी। ओके सर। ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर। यस सर। ओके, किसी को कुछ पूछना है? सर हमने तो आज तक कभी कुछ पूछा ही नहीं है। पागल है हम कोई चीज पूछेंगे आपसे? हद हो गई। क्यों भाई?